लैबोरेटरी में दो तरीके के टेस्ट लगाए जाते हैं। कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। समझते हैं कि लैबोरेटरी में और हमारी रूटीन लाइफ में हमें क्या क्या जानकारी होनी जरूरी है एज बीइंग अ कॉमन पर्सन, ठीक है। हम लैब से नहीं भी हैं अगर रिलेटेड तो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, आई फ्लू काफी फैल रहा है, तो हमें क्या टेस्ट हम करा सकते हैं, क्या क्वालिटेटिव टेस्ट से पता लगता है, क्या क्वांटिटेटिव होता है। कोई भी लैबोरेटरी का टेस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि सिर्फ बताएगा कि वो है या नहीं। क्वालिटेटिव क्वालिटी। क्वांटिटेटिव का होता है कि नंबर में बताएगा कि वो कितना है या कितना नहीं। क्लियर हो गया? अब समझो, कई सारे ड्राई बायोकेमिस्ट्री बेस्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे आपके क्वालिटेटिव होते हैं। जो सीरोलॉजी में मैक्सिमम टेस्ट आते हैं ना, वो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। जैसे HIV, HCV, HBsAg, VDRL, डेंगू बोलते हैं वैसे, ठीक है। ये सारे जो टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट जो है ये आपके क्वालिटेटिव होते हैं। ब्लड ग्रुप क्वालिटेटिव टेस्ट है, विडाल क्वांटिटेटिव है। विडाल क्वांटिटेटिव है, बताऊंगा कैसे। इसमें भी एक आता है CRP, RA, कार्ड फैक्टर जो लगता है, ठीक है। ये भी ये दोनों में आता है, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में आता है। लेकिन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में भी आता है जिसमें आप रिएक्शन देखते हो, जिसमें आपको वैल्यू का पता ना लग रहा हो, वो है क्वालिटेटिव। सिर्फ ये पता लग रहा है ये आइदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। क्लियर हो गया? प्रेजेंट, एब्सेंट, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, सिर्फ क्वालिटी का पता लग रहा हो वो क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर आ गया। जिसमें क्वांटिटी पता लग रही हो, जैसे विडाल, RA क्वांटिटेटिव, ठीक है। एलाइजा क्वांटिटेटिव, एलाइजा में HIV, HCV लगवा दो, VDRL कोई सा भी एलाइजा पीस लगवा दो, जिसमें वैल्यू आ रही हो वो आपका क्वांटिटेटिव है। क्लियर हो गया? क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में। बायोकेमिस्ट्री में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं जो स्पेसिफिक हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे काइनेटिक और एंड पॉइंट। काइनेटिक का मतलब होता है आप मल्टीपल टाइम रीडिंग लोगे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम गैप में, 30-30 सेकेंड, 60-60 सेकेंड, 20-30 सेकेंड, एक फिक्स इंटरवल होगा, टाइम होगा कि जैसे ही आपने रिएजेंट और सैंपल को मिक्स किया, पहली रीडिंग, फिर एक टाइम के बाद दूसरी रीडिंग, फिर एक टाइम के बाद तीसरी रीडिंग, 3-4 मल्टीपल रीडिंग लेके उसको फॉर्मूले में फिट करके और रिजल्ट दोगे, वो होगा काइनेटिक। क्लियर हो गया? ये वो कॉमन सी चीजें बता रहा हूं। एक होगा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है कि आपने रिएजेंट लिया, उसमें सैंपल डाला, उसे इंक्यूबेट किया, फिर उसे एस्पिरेट करवाया और फिर उसने रिजल्ट किया। पहले मिक्स किया, थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेट किया, स्टैंडर्ड टेंपरेचर हो सकता है एज पर द टेस्ट, फिर उसको मशीन के द्वारा एस्पिरेट लगाया जाएगा उसमें और वो रिजल्ट देगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई ऐसे कौन से बेसिक रूटीन टेस्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए एज बीइंग अ हेल्थ वर्कर कि भाई रूटीन लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं हमारे, ठीक है। हम लोग बहुत सारा पेस्टिसाइड खाना खा रहे हैं, बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोग अनअवेयर हैं कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए और कौन सा टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा है वो क्या हो रहा है, फ्लू, फीवर और इन्फेक्शन। ये तीन टर्म जो है कॉमन आपने सुनी होगी। आपको इन्फेक्शन हो गया है जी, ठीक है।
फ्लू हो गया है, आपको फीवर आ रहा है, तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, वो साइन सिम्टम्स हैं। फीवर जो है वो कोई ऐसा नहीं कि फीवर आ गया तो बीमार हो गए, नहीं, वो साइन सिम्टम्स हैं किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए कि आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर चीज खराब हो रही है, दिक्कत कर रही है, सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, मुझे फीवर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है? पहला वायरल हो सकता है, दूसरा डेंगू हो सकता है, तीसरा किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या फंगल या कोई सी भी इन्फेक्शन हो सकता है। तभी तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको फाइट करने के लिए। ठीक है, तो साइन सिम्टम्स को कभी एकदम से सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें उसके तह तक जाना चाहिए, यानी उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए। रूट कॉज कैसे फाइंड होता है? तो कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहला कॉमन टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए HB जो है वो आपकी किसकी, ब्लड की आयरन, ऑक्सीजन और फॉलिक एसिड की कॉम्बिनेशन की मात्रा बताता है। अगर आपका HB नॉर्मल है, इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन नॉर्मल है, ऑक्सीजन ठीक से चल रहा है और फॉलिक एसिड भी भरपूर मात्रा में, और विटामिन B12 भी ठीक है, बढ़िया है। ये चार चीजों से मिलके बनता है आपका क्या, RBC, जो कि HB इसी का पार्ट है। क्लियर हो गया? HB अगर नॉर्मल है तो RBC भी नॉर्मल होगा, यानी रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में खून बोलते हैं, देखते हैं जो लाल कलर का दिखता है वो यही है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है। अगर ये नॉर्मल है तो आपका HB भी नॉर्मल होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आपको कोई इंफेक्शन हुआ है, HB नॉर्मल है तो RBC नॉर्मल होगा, RBC नॉर्मल है तो HB नॉर्मल होगा। क्यों? RBC का पार्ट ही तो है HB, HB RBC के अंदर ही होता है, अलग से नहीं होता है कोई। याद करो सहालीज मेथड या साइनोमिक मेथड में आप क्या कर रहे थे, रेड ब्लड सेल से काम कर रहे थे। 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हो सहालीज में, डाइल्यूट करते हो N/10 HCl में, इंक्यूबेट करते हो, फिर डाइल्यूट करके कलर मैच करते हो, ये करते हो ना, या ऑटोमेटिक में भी डाइल्यूशन मेथड यूज होता है। तो ये हो गया कॉमन चीज। उसके बाद आता है आपका दो अलग, TLC और DLC, टोटल ल्यूकोसाइट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, इसको हम WBC भी बोलते हैं। डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे 5 सेल की बात की जा रही है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल। ठीक है, इसको हम पॉली भी बोलते हैं, कई जगह पॉलीसाइट्स लिखा हुआ आता है न्यूट्रोफिल को। ठीक है, इसको थोड़ा समझना टिपिकल है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हम ले सकते हैं। अगर किसी का बेसोफिल दिख रहा है, इसका मतलब वो ट्यूमर या कैंसरस कंडीशन में है। अगर किसी का ल्यूकोसाइट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्रॉनिक कंडीशन है, पुरानी बीमारी है बहुत ज्यादा। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ज्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको रिसेंटली कोई बीमारी हुई है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपका इस्नोफिल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज हो रहा है। ठीक है, मोनोसाइट बढ़ा हुआ है तो कोई क्रॉनिक या एक्यूट, दोनों में से सिमिलैरिटी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के कॉम्बिनेशन में रहता है। क्लियर हो गया? मोटे मोटे तौर पे क्या ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल बढ़ा है तो रिसेंट इन्फेक्शन, ल्यूकोसाइट बढ़ा है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन, इस्नोफिल बढ़ा है इसका मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना जरूरी है, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हो सकता है खुजली हो रही हो, दाने आ रहे हो, या आपके किसी एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो। बेसोफिल बढ़ा हुआ है इसका मतलब ट्यूमर या आपका कैंसरस कंडीशन। क्लियर हो गया? ट्यूमर इज आल्सो अ टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, मास का बढ़ जाना उसको ट्यूमर कहते हैं। इतना चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज और क्या ध्यान रखने वाली है, फिर आपका प्लेटलेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें, TLC। तो देखो TLC अगर आपका एबनॉर्मल है तो TLC एबनॉर्मल होगा ही होगा मैक्सिमम केसेस में। क्रॉनिक केसेस में कई बार क्या होता है कि आपका TLC नॉर्मल होता है लेकिन DLC में ल्यूकोसाइट जो है वो बढ़े हुए होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर न्यूट्रोफिल इंक्रीज है
तो टीएलसी इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि 5 सेल को मिला के टीएलसी बनते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? कई बार टीएलसी नॉर्मल होता है, लेकिन टीएलसी में लिम्फोसाइट जो है, ये ल्यूकोसाइट जो है, ये बढ़ा हुआ रहता है, लिम्फोसाइट सॉरी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि टीएलसी आपका हाई हो तो ये हाई होगा, लेकिन हाई अगर ये हाई है तो ये तो कंफर्म्ड है कि ये डीएलसी तो हाई होगा ही होगा। लेकिन डीएलसी में एक पर्टिकुलर सेल अगर कोई पर्टिकुलर हाई है तो जरूरी नहीं है कि टीएलसी भी हाई हो। न्यूट्रोफिल के केस में टीएलसी हाई मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं प्लेटलेट पे। प्लेटलेट क्या कहता है? प्लेटलेट ये कहता है कि भाई अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का, एक सेकंड रुकिएगा जरा मैं, हाँ, प्लेटलेट क्या कहता है? प्लेटलेट ये कहता है कि भाई अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट कम हो रहा है तो प्राइमरी डिटेक्शन डेंगू है या फिर पॉपुलेशन डिसऑर्डर। डेंगू का इसने कह दिया मैंने क्योंकि मौसम बदल रहा है, आजकल मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आज के टाइम में डेंगू का एक हिंट आपको मिल जाएगा अगर प्लेटलेट कम हो रहा है। दूसरा, कई बार क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कोई पेशेंट का पॉपुलेशन डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो उसका प्लेटलेट आ रहा हो, तो उस केस में पॉपुलेशन डिसऑर्डर मतलब क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाती हो, नहीं होता हो खून बंद, तो उस केस में आप कंपैरिजन टेस्ट क्या करा सकते हो? पहले तो पूछ लो कि भाई आपको शुगर है क्या? अगर बोलते हैं नहीं जी, ठीक है, मौसम के हिसाब से देख लिया आपने, कहा आप एक काम करो, IgG, IgM और MS1, ये डेंगू के टेस्ट होते हैं 3, ठीक है, IgG, IgM और MS1 डेंगू का कार्ड टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री बेस्ड है, आप ये सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है मौसम तो डेंगू वाला है ये, फिर भी इस तरह से कैसे प्लेटलेट डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आप PT और APTT भी करा सकते हो, पॉपुलेशन टेस्ट का प्रॉपर्ली, PTIR इसको भी आप आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है, जिससे पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर डॉक्टर के पास आप जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप एलोपैथिक लो, आप आयुर्वेदिक लो, आप यूनानी लो, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक लो, आप होम रेमेडी से ट्रीट करो, वो आपकी मर्जी है। हमने बता दिया कि आपको प्रॉब्लम क्या है। पता लगी MLT की पावर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पावर ये है कि वो आपको डायग्नोज करके बता देगा प्रॉब्लम क्या है। ट्रीटमेंट लेना आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप जल्दी ट्रीट होना चाहते हो आप एलोपैथी में चले जाओ, आपको लगता है नहीं जी मैं तो आयुर्वेदिक से सही ट्रीट हो जाऊंगा, उसमें चले जाओ, नेचुरोपैथी योगा साइंस से ट्रीट होना चाहते हो उसमें, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है डिजीज की। किसी को शुगर है, अब शुगर है तो उसमें नॉर्मल क्या पता होगा लोगों को जी ब्लड शुगर फास्टिंग करा लीजिए या बीपी करा लीजिए, नहीं, HbA1c भी कराइए, हाँ, हर वक्त नहीं करानी है। जैसे आप गए, आपने शुगर कराई रैंडम, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड ग्लूकोज रैंडम करा दिया, आपकी रैंडम बढ़ी हुई है, आप इमीडिएटली HbA1c कराएं, जिससे एटलीस्ट आपको पता लगेगा। अगर HbA1c नॉर्मल है इसका मतलब हाल फिलहाल में कुछ ऐसा खा लिया था जिससे शुगर लेवल बढ़ गया। अगर HbA1c अब नॉर्मल है तो पीपी फास्टिंग करा के और ट्रीटमेंट चालू कर दो। अगर उसको शुगर नहीं है तो, अगर शुगर है तो HbA1c बढ़ा हुआ है, पेशेंट आ गया उसने रैंडम करा दिया, शुगर है पहले से है, बढ़ा हुआ आ गया, और कितने टाइम से है, कैसी है, कौन से लेवल की है, डायबिटिक 1 है या डायबिटिक 2 है, कौन सा है डायबिटिक मेलाइटस में, ठीक है, वो जानने के लिए आप HbA1c कराएंगे। मान लो HbA1c बहुत ही बेकार रिजल्ट देता है तो उसको इमीडिएटली बोलिए, मान लो मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे को शुगर था, मैं तो आयुर्वेदिक खा रहा हूँ, मैंने कराया, मेरा HbA1c बिगड़ा हुआ है, हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तो मैं आयुर्वेदिक को क्यों कंटिन्यू करूँ? भाई मुझे क्योर करना है ना, तो मैं शिफ्ट करूंगा अपनी पैथी को, तो मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जाऊं, मैं आयुर्वेदिक में रहूं, मैं योगा नेचुरोपैथी में जाऊं, मैं एलोपैथी में जाऊं, वो मेरी है, वो मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन होगा, सेल्फ कॉल होगा। लेकिन आपने तो मुझे बता दिया ना कि सर आपकी शुगर खराब हो रही है,
जो ट्रीटमेंट आप चल रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, तो मैं अलर्ट हो गया। तो आप एक अलर्ट सायरन दे सकते हैं लोगों को, अगर आपको ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है, तो यहाँ प्लेटलेट का रोल पता लग गया। प्लेटलेट कम आया, आप डेंगू करवा दो या विडाल करा दो। ठीक है भाई, देखो प्लेटलेट कम आएगा तो डेंगू ही करवाओगे, या एपीटीटी आईएनआर, पीटीआईएनआर जिसको बोलते हैं वो कराओगे। ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि डेंगू है या पॉपुलेशन डिसऑर्डर है, क्योंकि कई बार पॉपुलेशन डिसऑर्डर में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर फीवर है, ये नॉर्मल है, प्लेटलेट नॉर्मल है, तब भी फीवर है, विडाल करवाइए। आईजीएम आईजीजी टाइफी डॉट जिसको बोलते हैं वो कराइए। ठीक है, तो उससे पता लगेगा कि हाँ भाई क्या बीमारी है। अब वो किसी से भाई प्लेटलेट कम है, आप प्लेटलेट की मेडिसिन खा लें, पपाया लीफ खा लें, कीवी फ्रूट खा के ठीक कर लें, गोट का मिल्क पी के ठीक कर लें, वो आपके ऊपर अच्छा है। हमने बता दिया भाई साहब आपका प्लेटलेट कम आ, अब मर्जी आपकी, आपको कैसे ट्रीटमेंट करनी है। आपका इतना ज्यादा कम है कि आपको प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम बता देंगे। अगर 20,000 किसी का प्लेटलेट पहुंच गया तो उसको इमीडिएटली प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, वो भी कम से कम 3 यूनिट सिर्फ प्लेटलेट। 1 लाख सर, अगर किसी की 1.5 लाख के आसपास होती है नॉर्मल। ये तो पहले से हॉस्पिटलाइज हो गया। कई ऐसे पेशेंट जो खड़े रहते हैं इसके बाद चूकते हैं। मेरा एक लौता एक्सपीरियंस था जिसमें 40,000 प्लेटलेट आ गई थी पेशेंट की, लैब में आया था टेस्ट कराने, फीवर था उसको 102 के आसपास, बिल्कुल हट्टा कट्टा फिट एकदम। जैसे हमने उसका सीबीसी रन करा, होश उड़ गए थे मेरे, क्योंकि मैं लर्नर था उस टाइम पे। मैं डॉक्टर के पास भागा रिपोर्ट लेके, कौन सी, वो प्रिंट आउट ही लेके भागा सीधा कैबिन में गया। मैंने कहा सर ये, सर ने भी देखा, पेशेंट को इमीडिएटली बुलाया, वहाँ इमरजेंसी कैबिन था, उसमें पेशेंट को लेटाया गया। डॉक्टर क्योंकि वो एमडी पैथोलॉजिस्ट था, वो ट्रीटमेंट कर सकता है, उसने इमीडिएटली उसके घर पे कॉल करवाई और प्लेटलेट की अरेंजमेंट करवा के वहाँ उसको 2 यूनिट प्लेटलेट चढ़वाई। रिकवर नहीं होता 1 यूनिट प्लेटलेट, अप्रोक्सीमेटली 20,000 है अगर तो 30 की पहुंच सकती है, 40 की पहुंच सकती है यूनिट प्लेटलेट। देखो प्लेट एक्सेप्टेंसी के ऊपर होता है। जैसे एचपी, जैसे हम ब्लड प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो जरूरी है कि 1 यूनिट चढ़ाते ही लाख पहुंच जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। कईयों में 20,000 बढ़ जाती है, कईयों में 30,000 बढ़ जाती है, कईयों में 10,000 बढ़ती है। एक्सेप्टेंसी होती है बॉडी की कि कितनी जल्दी, क्योंकि प्लेटलेट ब्रेक डाउन हो गई है ना बॉडी में। तो सर ब्लड ग्रुप चेक करके करवाएंगे कैसे बात? ब्लड ग्रुप चेक करके ही होता है, इमीडिएटली ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। ठीक है, फिर उस ब्लड ग्रुप का एक फॉर्म होता है, ठीक है, आस्किंग फॉर्म होता है ब्लड बैंक से, वहाँ कांटेक्ट किया जाता है, इस ब्लड ग्रुप की प्लेटलेट भिजवाओ, वहाँ डोनर भिजवाया जाता है। फैमिली का कोई मेंबर होता है या कोई डोनेशन वाला मेंबर वो ब्लड डोनेट करेगा, यहाँ पे आएगा, पेशेंट को चेक मतलब चढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। प्रोसीजर है लेकिन उसको बहुत जल्दी किया जाता है कि पेशेंट लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेसिक कहने का मतलब था कि ये तो बेसिक हो गया। अब मान लीजिए कई सारी इमरजेंसी केस में आप हेल्थ वर्कर हैं, आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी विलेज में काम कर रहे हैं एज अ हेल्थ वर्कर, ठीक है, और अगर कोई बंदा आता है जिसको चोट लगी है, ठीक है, और आपको ये पता ही नहीं है कि चोट कौन सी लगी हुई है, भाई मसल फ्रैक्चर है या बोन फ्रैक्चर है, ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि उसको कैसे ट्रीट करना है। पेन किलर देना है कि नहीं देना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है कि नहीं देना है। अगर बोन फ्रैक्चर हुआ है तो लोकल एनेस्थीसिया मत देना, पेन किलर मत देना, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज करवाना। ठीक है, कोई पेशेंट आता है जिसने कोई पॉइजन खा लिया, फॉर एग्जांपल फेनाइल पी लिया या कोई पॉइजन खा लिया, तो उसमें आपको क्या करना है, क्या फर्स्ट एड देनी जरूरी है, उससे रिलेटेड लैब टेस्ट क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कोई आया पॉइजन खा लिया तो आप उसे डॉक्टर के पास इमीडिएटली करेंगे और उसके ब्लड के लिए आप उसके पास से सीबीसी का रिक्वायरमेंट जरूर रखेंगे, जिससे इमीडिएटली जिस टाइम को उसने खाया था उस टाइम की रिपोर्ट होगी। आपको इन्फेक्शन होगा तो डीएलसी में वेरिएशन देखने को मिलेगा। भाई आपके पास तो आधे घंटे के गैप पे ही आया होगा ना, कम से कम आधा घंटे का गैप तो होगा ही, लाने में आधा घंटा लग ही जाता है, कितना भी पास से पास हो। ठीक है, स्नेक बाइट या कोई इंसेक्ट बाइट होती है,
तो उस केस में क्या किया जाता है भाई, जहां पे काटा है, पहले तो कई बार क्या होता है स्नेक बाइट से लोग घबरा के मर जाते हैं। स्नेक बाइट में चेक करना है कि बाइटिंग इस तरीके से है या दो दांतों वाली है। अगर दो दांतों वाली है तो इसका मतलब स्नेक पॉइजनस है, ये रियलिटी है। और अगर मल्टीपल बाइटिंग वाला है या मल्टीपल बाइटिंग में बीच में कहीं दिख रहे हैं तो भी पॉइजनस है। अगर खाली मल्टीपल है तो वो पॉइजनस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्नेक इंडिया में पॉइजनस नहीं होते हैं, सिर्फ घबरा के इंसान मर जाता है। जलन होगी ऐसा नहीं है कि काटेगा तो जलन नहीं होगी, मच्छर भी काटता है तो खुजली होने लगती है, ठीक है, दर्द होता है कई बार ज्यादा खुजलाहट होती है, तो काटेगा तो पेन इरिटेशन तो होगा, लेकिन वो डर के मारे डेथ ना हो, वो आपको देखना आना चाहिए। टेस्ट क्या किया जाए, अब इस पे क्या कोई टेस्ट है, स्नेक बाइट है, क्या हम सैंपल ले सकते हैं? नहीं, सैंपल लेंगे हम उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद। क्या टेस्ट सैंपल जाएगा? सीबीसी तो कॉमन है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट तो कॉमन है। क्यों किया जाता है? ब्लड क्लॉटिंग देखी जाती है, सेल काउंट कम होने लगेगा अगर, तो पता लग जाएगा हिमोलाइजेशन अंदर हो रहा है, क्लॉटिंग हो रही है, एंटीडोट देना जरूरी है। वेनम की वजह से क्लॉटिंग हो रही है। वेनम क्या होता है? जहर, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने सिक्का खा लिया, आपने सिक्का निकालना कैसे होता है? उसका तरीका होता है फर्स्ट एड का, यहाँ रखना है प्रेशर, यहाँ कस के दबाओगे तो प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पर जो भी अटका हुआ है वो बाहर आ जाएगा। हड्डी से नीचे पेट के पास यहाँ पे एक हाथ ऐसे और यहाँ कस के दबाना होता है, जैसे कस के दबाओगे ना ऐसे लगेगा वॉमिट हो जाएगी झटके से 2-3 बार। कैसे होता है मैं इधर बताता हूँ, नहीं करूँगा, नहीं टेंशन मत लो। ये बेसिक चीजें हैं, जैसे मान लो इनके सिक्का का है तो ये पोर्शन है ना, यहाँ पे हाथ रखा जाएगा, आपको हल्का सा बेंड होने को कहा जाएगा और पीछे से यहाँ से कस के प्रेशर मारा जाएगा। जब यहाँ प्रेशर मारोगे तो वो आपको यहाँ से फील होगा बाहर आता हुआ है। कान में चला जाए तो हमेशा याद रखना, कोई भी किसी तरीके का सी या किसी भी तरीके का वो आप फोर्सेप ना डालें, उसका तरीका होता है। हर अगर कान में कोई मान लो इंसेक्ट है या कुछ ईयर प्लग चला गया या कॉटन चला गया या कुछ भी चला गया, तो उसमें ध्यान रखना होता है आपका जो ईयर है वो इस तरीके का होता है, आउटर सरफेस, ठीक है, और ये इनर जो है वो ऐसे रहता है, ठीक, तो वो यहाँ आके अटकेगा। अगर आप यहाँ से कुछ डालोगे तो वो और पुश होगा। तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं प्रॉपर, फोर्सेप आती है, बहुत फाइन फोर्सेप होती है, इस तरीके की होती है, ऐसी फोर्सेप होती है, वो लंबी सी होगी और उसके सामने छोटा सा होगा, सिर्फ इतना सा ये खुलेगा पोर्शन, और उसी से पकड़ के वो उसको बाहर निकालो, ठीक है। पानी, तेल ये सब नहीं डालना होता है, क्या हाँ जल जाएगा कान, नहीं सर, उससे है ना जो चीज अंदर गई है वो, हाँ ऐसा नहीं है, अंदर का ऑयल पिघला देगा। देखो ऑयल नहीं डालना होता है, उसका रीजन होता है कि हमारे कान में वैक्स फॉर्मेशन होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कान की थोड़ी थोड़ी हम सफाई करते हैं बाहर से मतलब सिर्फ इस एरिया में 5% एरिया की कान की सफाई करते हैं बस, ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन है कि वो वैक्स पता है क्या काम करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहीं पे स्टक करने का काम करता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। जैसे ज्यादा बढ़ता है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, टाइम टू टाइम जो आते हैं वो खुद निकल जाता है। वो तो बेवकूफ बनाते हैं जो कान साफ करने वाले आते हैं ना, ये देखो इतना सारा निकाल दिया, वो पहले से इनके पास होता है, वही डाल के निकाल के रखते हैं। आपको पता ही लगता है कि कब उन्होंने वो गंदगी डाल दी और कब वही गंदगी निकाल के आपको खा दी, ठीक है। तो उनसे तो बिल्कुल भी बच के ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, जो जेन्युइनली ईयर ट्रीटमेंट है या मान लो कोई कान साफ भी कर रहा है अगर, तो जेन्युइन अगर बंदा है, क्योंकि ओल्ड पैथी भी है, कई सारे थेरेपीज हैं जिसमें हम कान में वो डालते हैं और नाक से और मुंह से पानी निकलता है, वो पाथवे होता है एक्चुअली। आपकी आंखों का और आपके कान का एक पाथवे ओपनिंग आपके मुंह में होती है, वो जो वैक्स है ना वो वहीं से मेल्ट होके आता रहता है।
अंदर ही जाता रहता है। अंदर जाता रहता है तो पेट में जाके तो सकता था जो ना। ऐसे सर एक चीज़ और, एक ठीक है। कान साफ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है। हाँ, जो रूटीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए। एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है तांबे का हाँ, या चांदी का, हाँ। नहीं करना चाहिए। एक आता है स्क्रीन टाइप, वो देखा होगा ना हम जो और अंडर। एक ऐसे सा आता है, हाँ हाँ हाँ। ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका रीजन है कि आपको, अगर आप देखो आप खुद से कर रहे हो तो आप ईयर ड्रम तक को डैमेज कर सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको आता है तो अलग बात है। कभी कभी इरिटेशन होती है तो आप इसका या फिर फ्रेश, इसको भी, ये क्या है, ये एक्चुअली मल्टीपल यूजिंग टाइम होता है, तो आप इसको स्टरलाइज नहीं करते हो। आपने क्या किया, पानी में धोया, खा दिया पानी में। वो भी नहीं हुआ ऐसे ही करना। इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अंदर कितने डेवलप कर सकते हैं, उसके बेसिस पे इन्फेक्शन क्यों होता है कान में लोगों के ज्यादा, इसी वजह से होता है। इंस्ट्रूमेंट एक बार खरीद लिया, सफाई के नाम पे सिर्फ पानी में से निकालते हैं उसको, शायद बोला यूं किया, सभी सामान करना। और घर में मल्टीपल यूजर होते हैं एक यूज के, तो किसी के कान में कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे के कान पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है। और आप क्या यूज कर सकते हो, एक आपके आते हैं स्टरलाइज ईयरबड्स, कॉटन बड्स जिसको कहते हैं, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आउटर के। इनर की सफाई कभी भी खुद से ना करो। अब आप कहोगे कि सर मैं तो निकालता हूँ, वैक्स निकालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है आप निकालते हो, लेकिन आपको क्या आइडिया है कि आपका प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है? माचिस की तीली उठाई, उसी से खोदा निकल गया, पेन का ढक्कन लिया, उसी से खोदा निकल गया, चाबी का उठाया, उसी से खोदा निकल गया, तो वो आप नुकसान ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, आपके कान में एक्स्ट्रा वैक्स बनता है, कईयों के होता है कि वैक्स ज्यादा बनता है, कईयों का होता है वैक्स कम बनता है, कईयों का स्टैंडर्ड बन रहा होता है। तो जिनका स्टैंडर्ड बन रहा होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका कम बनता है उनको ड्रॉप डालने की जरूरत पड़ती है बीच बीच में, क्योंकि ड्राई हो जाता है कान। ठीक है, और जिनका ज्यादा बनता है उनको निकालने की जरूरत है टाइम पे टाइम। तो जिनका ज्यादा हो रहा है उसको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से यूज करना है। एक तो सर खुजली लगती है, बहुत खुजली लगती है अगर, तो आप यहाँ हाथ रख के, यहाँ ये जो ये बैठा है ना, यहाँ यहाँ हाथ रख के खुजली मिट जाएगी। अगर तब भी तसल्ली नहीं हो रही, तो अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करते हो, उसको प्रॉपर स्टरलाइज करो, एक स्पिरिट रख लो या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रख लो, ठीक है, ठीक, उसमें उसको डिप कर दो 5 मिनट के लिए कम से कम, ठीक है, उसको निकालो, बिल्कुल फ्रेश कॉटन से उसको क्लीन करो और फिर यूज करो। ज्यादा अंदर मत डालो, सिर्फ 5% तक ही जाओ। अगर 100% का रास्ता है तो सिर्फ 5% जाना है, 25% भी नहीं जाना, क्योंकि जब आप कभी करोगे ना तो एक ऐसा एरिया आता है रिया बेटा पानी दे देना, जब आप प्लगिंग करते हो ना तो कई बार आपको धड़ सा महसूस होता है उसमें, वो आप टचिंग टू ईयरबड्स होते हो, ड्रम बहुत सेंसिटिव हेयर, छोटे छोटे हेयर होते हैं अपने पास बालों में अंदर की तरफ, तो वो डैमेज कर सकते हैं। कभी कभार खुद से भी हो जाता है, काफी अंदर झटके से लग जाता है तो जान निकल जाती है, वो ड्रम इफेक्ट होता है, बहुत सेंसिटिव है, चला गया तो वापस नहीं मिलेगा, तो उसको ध्यान से काम करना। कोल्ड होता है तो क्यों दर्द होता है? जब आपको कोल्ड होता है तो ये स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, ये कनेक्टेड है आपका यहाँ से और यहाँ से, साइनस ये पूरा कनेक्टेड है, ये और ये कनेक्टेड है। तो जब कभी भी किसी भी चीज में एक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, एक ही नहीं होता, कईयों का होता है, अगर नोज़ोफोर में इन्फेक्शन हो गया तो ईयर ड्रम में दिक्कत आ जाती है, कान के पर्दे में छेद बोलते हैं जिसको, उनका अक्सर ये होता है, जो ड्रम होता है उसमें हल्का सा माइन्यूट सा छेद होता है, मैंने देखा था।
जब बता रहा मेरे लिए राइट वाले, हाँ सही, और दर्द भी उसी में होता। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है वो शायद बंद हो गया और या जो भी हो, मैंने कभी दोबारा चेक नहीं करवाया। मेरे को बस ये ध्यान रखना होता है कि मेरे कान के अंदर ज्यादा वाटर ना जाए, कोई लिक्विड ना जाए, क्योंकि वो चला जाता है तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती इसलिए जो जब भी पेन होता है ना हल्का सा भी तो हाँ सर, कभी कभी जब पानी से गया हुआ ना खाना तो जो पैर निकलते हैं तो है। हाँ, कभी जैसे पानी चला जाए तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं तरीका बताता हूँ। सबसे आसान सा तरीका है, एक तो कान में पानी घुसेगा नहीं, कान में ना बबल की तरह यहाँ अटका रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता, कोई रास्ता नहीं है उसका अंदर जाने का, वो बबल की तरह अटक जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे जिस कान में गया, मान लो इस कान में गया, ऐसे करो, हल्का सा कॉटन बड होगा ना उसको लो, हल्का सा अंदर डालो, जैसे कॉटन बड है उसको अंदर डाला आपने, ठीक है, हल्का सा ऐसे घुमाया, जहां वाटर सा महसूस हुआ, वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा महसूस होगा कि बह गया होगा। ऐसे ऐसे हिलाना डुलाना नहीं, कुछ नहीं करना है, बेंड करना है, प्लग डालना है, ऐसे भी कर सकते हो, प्लग डालो हल्का सा, जहां पे जैसे ही आपको हल्का जैसे टच करोगे ना बबल पे, वो ग्लास सा होगा, ग्लास मतलब हट जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा। छोटे बच्चों में अक्सर ये दिक्कत आती है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करके कान साफ करते हैं, नहीं, हमेशा इस पोर्शन में कान साफ होना चाहिए और हल्का सा बेंड ही होना चाहिए। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना होता। तो ये तो था आपका कुछ बेसिक चीजें हेल्थ से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड। अब कुछ बेसिक और डायग्नोस्टिक से रिलेटेड बातें कर लेते हैं जो एक हेल्थ वर्कर को पता होनी चाहिए। हमने शुगर के बारे में जान लिया, हमने वायरल फंक्शन के बारे में जान लिया, ठीक है, हमने ये भी जान लिया कि भाई किस तरीके से आपका जो टेस्ट है वो पता होना चाहिए, ठीक। अब एक कॉमन और जानकारी ले लेते हैं कि मान लो किसी को फैट बहुत, मतलब किसी का वजन बहुत बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है, या वजन घट रहा है, रैपिडली घट रहा है, तो उसके लिए क्या टेस्ट जानना जरूरी है? तो उसके लिए है थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल, T3, T4, TSH करा लो। वजन घट रहा है, वजन बढ़ रहा है, थायराइड होगा तो आ जाएगा। थायराइड होगा दो तरीके का होता है, जिसमें वजन बढ़ने लगता है हाइपोथायराइडिज्म इसको बोलते हैं, और एक में होता है जिसमें थायराइड घटने लगता है, ठीक है। दोनों की कंडीशन थायराइड की होती है, एक में बढ़ने लगता है वजन रैपिडली, हाइपर और हाइपो, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक में बढ़ेगा एक में घटेगा। तो थायराइड की ट्रीटमेंट है, हर पैथी में ट्रीटमेंट है, एलोपैथी से लेके घर के नेचुरोपैथी तक सब में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इलेक्ट्रो ले लो, आयुर्वेदा ले लो, योगा ले लो, सब में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि आप ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। जी आपका थायराइड भी है, कोई भी मतलब ट्रीटमेंट आप पेशेंट की अपनी कॉल है, वो किससे करना चाहता है, हमने तो बताने का मतलब है, हमारा काम है बता देना और टेस्ट की जानकारी सही सही देना। अब मान लो किसी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक इंफेक्शन, तो क्या टेस्ट कराना चाहिए? सीबीसी काम आएगा वहां, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट और केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट। अगर कहीं भी यहाँ पे किसी भी तरीके का इंफेक्शन लगता है आपको, तो एलएफटी और केएफटी कॉमन है, ठीक है। मान लो कई बार मैंने डॉक्टर को देखा है, होता क्या है, उसे डाउट है किसका, ट्यूबरकुलोसिस का, तो टीबी गोल्ड करवा लो, सीबीसी भी होगा, एलएफटी भी होगा, केएफटी भी होगा, यूरिन टेस्ट। अरे क्यों भाई, आपको पेशेंट बता रहा है कि मुझे सूखी खांसी हो रही है, महीना भर हो गया, आप उसका सबसे पहले तो जेडन स्टेन करवाइए, जेड निल्सन स्टेन जिसको बोलते हैं, एसिड खांसी स्टेन, ट्यूबर माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस स्टेन होता है स्पेशली, साथ में टीबी गोल्ड करवा लीजिए और कंफर्मेशन, और फिर एक्सरे ना करा के चेस्ट का स्पेसिफिक टेस्ट करा लीजिए, सीटी स्कैन करा लीजिए, डेवलप है,
एक बार वो एक्सरे में एक्सपोजर होगा, एक बार सीटी स्कैन में एक्सपोजर होगा। इससे बढ़िया एक ही बात में आपको रिपोर्ट से पता लग जाएगा, टीबी गोल्ड से पता लग जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस का, और इससे पता लग जाएगा क्या कहते हैं जेड नेंसल एएफपी से। सर ट्यूबर गोल्ड मोस्टर ऑप्शन करके बेकार है। टीबी गोल्ड बेकार है। कई सारे टेस्ट में डॉक्टर को कमीशन नहीं बढ़ते, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात डॉक्टर को बुरी भी लग जाए, लेकिन ये रियलिटी है। नहीं सर, मैं तो बताऊँ मेरी टीबी गोल्ड हमारे जानने वाले डॉक्टर मैंने उनको ये देखा है, जहाँ मेरी नर्सिंग में आ गई टीबी की दवाई नहीं, तो हाँ मेरा नेचुरल सरकारी है, उसको दिखाऊंगी मैंने लेकिन दिखा रहे। देखो स्पेसिफिक टेस्ट मॉन्टॉक्स कराया आपने प्राइमरी बेसिस पे, सबसे प्राइमरी टेस्ट है मॉन्टॉक्स और जेडएन स्टेन। अगर चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस है तो जेडएन, अगर आपको लगता है कि कोई मस्कुलर है मॉन्टॉक्स, अगर आपको लगता है ब्लड से है तो टीबी गोल्ड। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड इसका साथ के टेस्ट है, कंफर्मेशनरी टेस्ट कि कहाँ है एग्जैक्टली किस एरिया में। मान लो आपने जेडएन स्टेन कराया थ्रोट सैंपल से, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, मतलब बैक्टीरिया दिख गया ट्यूबरकुलोसिस का, तो डॉक्टर क्या करेगा, प्राइमरी बेसिस पे एक्सरे कराएगा और देखेगा उसमें कहाँ पे है। फिर वो कहेगा सीटी स्कैन कराओ इसका, सीटी स्कैन जरूर करेगा कंफर्मेशन के लिए, और स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो प्राइमरी स्टेप तो आपको हमें बताना है ना एज अ हेल्थ वर्कर। भाई किसी का वजन बहुत रैपिडली घट रहा है, थायराइड कराया निकला नहीं, कैसे पता लगेगा? क्या ऑप्शन है? और टाइफाइड वो भी तो ट्यूबरकुलोसिस भी तो हो सकता है, उसको घटता है। मान लो थायराइड नहीं निकला, थायराइड नॉर्मल था, ठीक है, तब भी वजन घट रहा है, वजन बढ़ ही नहीं रहा है। कई बार होता है वजन बढ़ता ही नहीं है, डॉक्टर कहता है ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, सारे टेस्ट करा दिए सब नॉर्मल आ गए, कहता जी तब भी वजन नहीं बढ़ रहा है। थायराइड कराया नॉर्मल, विटामिन कराया नॉर्मल, एचपी कराया नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल कराया नॉर्मल, किडनी प्रोफाइल कराया नॉर्मल, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कि जो वो पर्सन खा रहा है वो स्लीप तो बाहर नहीं आ रहा, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है, फैट डेवलप भी नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए हार्मोनल टेस्ट होते हैं। डॉक्टर रूटीन बेसिस पे करा देता है, हार्मोनल टेस्ट कराता ही नहीं, तो उसे पता कैसे लगेगा कि कौन सा हार्मोन का दिक्कत हो रहा है? किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हार्मोनल कंडीशन भी हो सकती है, थायराइड नॉर्मल होगा, हार्मोनल कंडीशन की वजह से बढ़ रहा है, तो उसका डाइटरी चार्ट होगा, फिर बनेगा, कंट्रोल किया जाएगा। अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग तरीका है करने का, ठीक है, और उसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे रूटीन टेस्ट होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में होता है कई बार, या टेटनस के केस में होता है कि मान लो आपको चोट लगे, आप सड़क पे गिरे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? टेटनस का इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है, क्या उसके बाद कोई टेस्ट कराना जरूरी है? कोई ऐसा टेस्ट है जो हमें हर 6 महीने या साल भर में कराना चाहिए? बिल्कुल है। आपके मल्टीपल टाइम चोट लगती रहती है, ठीक है, आयरन से, रस्ट से, किसी भी चीज से, तो आपको ये चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी कितनी फिट है, आपको एक फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत जरूरी है कि आप आने वाले प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए तैयार रहें। जो लैब में काम करता है, जो हेल्थ वर्कर है, उसके लिए मैंडेटरी है कि हर 3 महीने पे वो अपना HIV, HCV, HBS, AG, VDRL, HIV, HCV, HBS, AG, VDRL, ये 4 टेस्ट तो हर 3 महीने या 6 महीने के गैप पे कराए ही कराए। क्लियर हो गया? ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन है उसको क्या कराना चाहिए? तो हर 6 महीने पे एटलीस्ट HBS, AG शुगर के लिए, ठीक है, TFT थायराइड के लिए, सॉरी HP
HbA1c HbA1c किस चीज के लिए? HbA1c तो आपका सिफिलिस का है, सॉरी उसका है, वायरल टेस्ट है, हेपेटाइटिस बी का। HbA1c मिस्टेकन HbA1c TFP HbA1c आपका शुगर का लेवल बता देगा, TFP आपका थायराइड का बता देगा, ठीक है। CBC करा लो अगर इच्छा है तो, और LFT और KFT ये भी 6 महीने के गैप पे तो कराना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के लिए, कि आने वाले टाइम में उसको पता लगे उसका लीवर फैटी तो नहीं हो रहा है। 80% लोगों का लीवर फैटी होता है, LFT में कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। 80% लोगों का लीवर फैटी होता है आज के टाइम में, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, मान लो आप हेल्थ वर्कर हो, किसी को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कौन से डॉक्टर को सजेस्ट करोगे? जनरल फिजिशियन जनरल चीजों के लिए होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होगा? गैस्ट्रोलॉजिस्ट। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, ट्रैक में, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। माउथ, ईयर, आईज, ENT, स्पेसिफिक आई ऑप्टोमेट्रिस्ट, स्पेसिफिक ईयर ENT, नोज ENT, टीथ डेंटल, मसल्स कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के लिए भी है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी वुमेन के लिए। ये स्पेशलाइजेशंस है, ये एज अ हेल्थ वर्कर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में जाना कि क्या क्या रूटीन टेस्ट है। एक बार रूटीन टेस्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूटीन टेस्ट क्या है आपका? आपको CBC में कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जैसे HP, TLC, DLC, platelet और RBC, ठीक है। ये 6 पैरामीटर आप लोगों को 5 पैरामीटर जो है पता होने चाहिए कि इसमें क्या देखा जाता है। दूसरा, अगर बुखार हो रहा है, बहुत रैपिडली बुखार हो रहा है, तो जैसे मान लो किसी को पेशाब करने में जलन हो रही है, ठीक है, या पेन होता है यूरिन पास करते वक्त, तो उसका यूरिन रूटीन करा के चेक करवाएं। उसको पानी इंटेक की सजेशन करें कि आप वाटर इंटेक करें और यूरिन का टेस्ट करवाओ। यूरिन का टेस्ट होगा, पहले तो रूटीन माइक्रोस्कोपी होगा, फिर कल्चर भी जाएगा, अगर उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ दिखती है तो। क्लियर हो गया? क्योंकि रूटीन लगेगा, माइक्रोस्कोपी में दिखाई देगा क्रिस्टल आ रहा है, कास्ट आ रहा है, कैंडिडा आ रहा है, सेल्स आ रहे हैं, क्या चीज आ रहा है मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है। बायो पिगमेंट कैसे है, बायो सॉल्ट्स कैसे है, वो सारा दिखेगा उसमें। क्लियर हो गया? बायो पिगमेंट सॉल्ट्स रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ढंग से, जो एब्जॉर्ब होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। फिर KFT की भी सजेशन दिया जा सकता है, फिल्ट्रेशन में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। कईयों के सिस्ट होते हैं, तो सिस्ट को पता करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? अल्ट्रासाउंड करा लो, साइज का पता लग जाएगा, ठीक है। फंक्शन ठीक कर रहा है तो KFT करा लो, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप एक हेल्थ वर्कर अच्छे से वर्कआउट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।